बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर टॉपिक को आगाज करते हैं, स्टेटस ऑफ वायरस। तो हमारे पास है स्टेटस ऑफ वायरस, यानी कि हम लोग वायरस का जिक्र करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। तो हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन की थी तो रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या हम लोगों ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आया कि आगे पास वो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन हो या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, दोनों कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने वायरसेस का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया था। तो आइए हम लोग आगे पास पढ़ते हैं कि आखिर हम लोगों को कैसी क्या रीजन थी कि वायरसेस का जिक्र हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं किया, या आखिर आगे पास क्या हिस्ट्री होती है वायरसेस की। तो स्टेटस ऑफ वायरस, अगर मैं वायरस की बात करूं तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर। एक तो हमारे पास होती है नॉर्मल माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। लेकिन वायरसेस के बारे में बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं? इतने छोटे छोटे आगे पास सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमें उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते। हम लोग वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसे आगे पास जानदार जो कि बहुत आगे पास कॉम्प्लेक्स किस्म के माइक्रोस्कोप से नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर। तो अगर बस वायरसेस के बारे में बात करें तो वायरसेस को हम लोगों ने क्यों क्लासिफाई किया था? क्योंकि वायरसेस के बारे में कहा जाता है दीज आर द एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल दिस एरिया फॉर द लिविंग एंड दिस फॉर द नॉन लिविंग। जो वायरसेस होते हैं आगे पास ये क्या होती हैं? बॉर्डर लाइन पे होते हैं। कभी ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जानिब चले जाते हैं, कभी ये क्या करते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जानिब चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी चंद प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिल रही होती है, और चंद प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रही होती है। अब चूंकि वायरसेस के अंदर आगे पास चंद प्रॉपर्टीज लिविंग के साथ मिल रही होती है, चंद प्रॉपर्टी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रही होती है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? इसको किसी भी डोमेन या किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई नहीं कर रहे होते। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे पास उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रही होती है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि उनकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रही होती है। तो आइए हम लोग लिविंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो लिविंग प्रॉपर्टीज के लिए इनके पास सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे हैव द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हम लोग आरएनए और डीएनए को कलेक्टिवली कह रहे होते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस के पास क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड होना ये आगे पास एक जानदार होने की निशानी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इनके पास क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए मौजूद होता है। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है दे कैन बी रेप्लिकेट एंड सिंथेसाइज प्रोटीन इन द होस्ट सेल। याद रखना, जब कभी वायरसेस क्या होती हैं किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होते हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह डोरमेंट यानी कि आगे पास मुर्दा तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये कैसे? जैसे ही किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके हमला करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, और उसके अलावा जितने भी आगे पास दूसरे जानवर होते हैं जिसके अंदर एंटर होते हैं उसे हम लोग होस्ट बॉडी या होस्ट सेल कह रहे होते हैं। और जब कभी वायरसेस होस्ट बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं? अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज भी कर रहे होते हैं और खुद को रेप्लिकेट भी कर रहे होते हैं। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आगे पास कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अपने जैसे ही डुप्लीकेट फॉर्म आपके पास मजीद बना रहा है, यानी कि अपने नंबर को इजाफा कर रहा होता है। अब आगे पास अगर कोई भी आगे पास नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे रख के जाता हूं और मैं कल आके देखूंगा, क्या ये मार्कर की तादाद ज्यादा होगी? यानी कि 1 से 2, 2 से 4 के अंदर ये कन्वर्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आगे पास ये क्या कर रहे होते हैं? वायरसेस रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, अपनी तादाद को इजाफा यानी कि इंक्रीज कर रहे होते हैं। और अपनी तादाद को ज्यादा करने किसके अंदर प्रॉपर्टी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो इनके अंदर आगे पास रेप्लिकेट करना और प्रोटीन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो किससे मैच आउट कर रही होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच आउट कर रही होती है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्रॉपर्टीज रखते तो हम लोगों ने इनको क्लासिफिकेशन क्यों नहीं किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर? क्योंकि इनके अंदर आगे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल दे आर द ए सेलुलर। याद रखना, जब कभी किसी वर्ड के साथ ए प्रीफिक्स के तौर पे आता है तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि आगे पास उसकी गैर मौजूदगी को या महरूमी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ए यानी कि एब्सेंट, सेलुलर यानी कि सेल। तो आगे पास ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का कोई भी सेल नहीं होता, तो दीज आर नॉट मेड ऑफ द सेल। और हम लोगों ने पहले ही चैप्टर के अंदर पढ़ा था आगे पास सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो लाइफ का बुनियादी जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल, यानी कि सारे के सारे जानदार किसी ना किसी सेल से आगे पास मिलकर बने होते हैं।
तो चूंकि सेल से नहीं मिलकर बने हुए इसलिए आगे पास ये क्या होते हैं ए सेल यानी कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। दे आल्सो कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोगों ने चंद लम्हात पहले इस बात का जिक्र किया था कि जब ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं यानी कि आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ये बिल्कुल आगे पास मुर्दा हालत के अंदर होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं कार्य होते। तो ये दो प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच आउट कार्य होती है। क्योंकि आगे पास कभी नॉन लिविंग कभी लिविंग प्रॉपर्टीज यानी कि बॉर्डर लाइन पे होते हैं, हम लोग इसको कभी भी क्लासीफाई नहीं कर रहे होते किसी भी डोमेन के अंदर। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आगे पास वायरसेस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। आपके बुक के अंदर एक पिक बनी हुई है वायरस की, विच इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो बैक्टीरियोफेज की अगर आप लोग पिक देखोगे तो आप लोगों को सराउंडिंग पे आगे पास नजर आएगा एक प्रोटीन कोट जो कि हेक्सागोनल शेप का होगा। उसके बाद आगे पास यूं आगे पास नेक नजर आएगी, उसके बाद यूं आगे पास उसके आर्म्स नजर आ रहे होंगे और सेंटर के अंदर क्या भरा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल भरा होगा। तो इसमें क्या होता है, आगे पास किसी वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है और उसको कोट करने वाला यानी कि कवर करने वाला क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। यानी कि इसकी सराउंडिंग जो होती है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, अंदर क्या होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और भी हमारे पास ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका नाम क्या होता है, प्रायोन्स एंड द विरियोइड्स। ये भी क्या होते हैं, वायरसेस की तरह ए सेलुलर होते हैं यानी कि किसी भी सेल पे मुश्तमिल नहीं होते। अब प्रायोन्स क्या होते हैं, विरियोइड्स क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि या तो आरएनए और डीएनए होगा और साथ क्या होता है, प्रोटीन भी शामिल होती है। लेकिन प्रायोन्स क्या होते हैं, दीज आर द acellular infectious particle which contain only and only प्रोटीन। अगर तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों होंगे तो हम लोग कहेंगे वायरस, अगर सिर्फ प्रोटीन होंगे तो हम लोग कहेंगे उसको प्रायोन्स, अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए होगा तो उससे हम लोग कहेंगे विरियोइड कह रहे होंगे। तो प्रायोन्स क्या होते हैं, ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से। और विरियोइड्स क्या होते हैं, ऐसे आगे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, अपने पास आरएनए रखते हैं, प्रोटीन नहीं होती। और इनका जो आरएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है। और अगर मैं इन दोनों आगे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल्स की बात करूं तो दोनों आगे पास क्या होते हैं, कॉज इन्फेक्शियस डिजीज इन द प्लांट। तो ये दोनों आगे पास प्लांट्स के अंदर बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। तो अगला हमारे पास वायरसेस के साथ ही मुंसलिक एक टॉपिक है कोरोना वायरस। हाल ही के अंदर हमारे पास एक वायरस था जो कि पैंडेमिक डिजीज के दौरे फैला था, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं कोरोना वायरस को। तो कोरोना वायरस क्या था, एक वायरस था जिसको चाइना के अंदर 19 के अंदर इसको डिस्कवर किया था पहली दफा। अब कोरोना वायरस ने क्या किया था, कॉज अ पैंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस विच इज कॉल्ड एज द कोविड-19। तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी हो रही थी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की, इससे हम लोग क्या कहते हैं, कोविड-19 कह रहे होते थे। अब ये जो बीमारी थी ये क्या थी, आगे पास पैंडेमिक थी। व्हाट आर द पैंडेमिक, आगे पास तीन तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है आगे पास एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो किसी आगे पास छोटे से पर्टिकुलर रीजन के अंदर आगे पास फैल जाए। एपिडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो किसी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर फैल जाए। लेकिन आगे पास ये क्या थी, पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर आगे पास फैल गई थी, यानी कि आलमी बीमारी के तौर पे सामने आई थी। तो ये आगे पास एक पैंडेमिक बीमारी जिसने रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करवाई थी, जिसे हम लोग कहते हैं कोविड-19 कह रहे होते हैं। ये आगे पास बहुत सारा स्प्रेडिंग डिजीज थी, यानी कि एक जानदार से किसी दूसरे जानदार के अंदर मुंतकिल हो जाती है। कैसे मुंतकिल हो सकती है, बाय कफिंग, यानी कि किसी आगे पास ऐसा इंसान जिसको कोरोना वायरस है, अगर वो खांसी करते तो आगे पास उसकी आगे पास कफिंग के साथ, खांसी के साथ जो जरासीम होते हैं आगे पास ट्रांसफर हो जाते हैं। स्नीजिंग, जब उसे छींक आती है आगे पास, छींक की वजह से भी क्या होता है, उसके जरासीम ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप जब वो बात कर रहा होता है तो आगे पास सांस के साथ, ताकि सांस लेने से भी क्या होता है, जरासीम ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वायरसेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसी इंसान जिसको भी वायरस नहीं आगे पास इन्फेक्ट नहीं हुआ था, अगर वो ऐसी आगे पास सरफेस को लगाता है जो कंटेमिनेटेड यानी कि जो वायरस के साथ अटैच में यानी कि कंटेमिनेट हो चुकी है, अगर उसको भी आप लोग टच करते हो तो आगे पास उसकी वजह से भी क्या होता है, आपके अंदर वायरस ट्रांसफर हो सकता है। अब इसके कोरोना वायरस की वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं, यानी कि जब इंसान के अंदर दाखिल होता है उसको डिजीज कोज करवाता है तो हमें क्या क्या अलामतें बाहर नजर आ रही होती है, यानी कि क्या क्या उसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है, उस इंसान को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, साथ कफिंग खांसी आ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है बार बार आगे पास छोटे छोटे सांस लेना होता है। जैसे आप लोगों ने कभी सांस की बीमारी के जो लोग होते हैं, यानी कि दमा अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, उन्हें आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, बल्कि बहुत जल्दी जल्दी और बहुत छोटे छोटे सांस ले रहे होते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उस इंसान के अंदर फैटीग होती है, यानी कि जिस्म के अंदर आगे पास थकावट महसूस होती है, बॉडी एचिज होती है, जिस्म के अंदर आगे पास खींच वगैरह महसूस होती है,
लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास टेस्ट और स्मेल दोनों आपके पास जो सेंसेस होती है वो आपके पास बिल्कुल तौर पे खत्म हो जाती है। यानी कि ऐसा इंसान जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर जाता है वो ना तो आपके पास कोई स्मेल को सूंघ सकता है, ना तो आपके पास किसी खाने को चख सकता है। इसके अलावा सोर थ्रोट, गले की आपके पास बीमारियां हो जाती है, हेडेक, सर में दर्द हो रही होती है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो कि उसकी डेथ का कॉज भी बनता है। अगर हम लोग अब इतनी आगे पास पैंडेमिक कंडीशन है तो हम लोग कैसे इससे प्रिवेंट कर सकें, कैसे हम लोग बच सके, तो कुछ हमारे पास प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन क्या होता है, आप लोग हमेशा आपके पास जैसे आपको कुछ असूल बताए थे हुकूमत ने, क्या करो, आप लोग मास्क का इस्तेमाल करो, फासले रखो, और साथ क्या करो, हैंड्स को वॉश लाजमी करो एटलीस्ट 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को लाजमी तौर पे आप लोगों ने वॉश करना है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करो, और ऐसा हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करो जिसमें कम से कम आगे पास 60% क्या हो, अल्कोहल हो, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा आगे पास डिसइंफेक्टेंट जो कि आगे पास जानदारों को या वायरसेस को या बैक्टीरिया को किल कर रहा होता है किसी भी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर। तो ऐसा सैनिटाइजर जिसके अंदर 60% कम से कम क्या हो, अल्कोहल हो, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रिवेंशन कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा जो आगे पास क्रूशियल रोल प्ले किया था प्रिवेंशन के अंदर, वो किया था वैक्सीनेशन ने। अब वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी बीमारी के खिलाफ हम लोग वैक्सीन को तैयार कर रहे होते हैं। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन हम लोग कह रहे होते हैं दिस इज द वैक्सीन। और वैक्सीन क्या होती है, दिस आर द वीक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वीक भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, यानी कि वो आगे पास इन्फेक्शियस ऑर्गन जिसने डिजीज क्रॉस करनी है। जैसे कोरोना आगे पास जो कोविड-19 डिजीज थी, ये किसकी वजह से हुई थी, एक आगे पास वायरस की वजह से, विच इज कॉल्ड द कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के कारण आगे पास डिजीज को कॉज करवा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, लैब के तौर पे इसी कोरोना वायरस की फॉर्म को वीक कर रहे होते हैं, डेड कर रहे होते हैं, और जब हम लोग वीक और डेड बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द वैक्सीन। और वैक्सीन क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को आगे पास मदद कर रही होती है ताकि वो किसी भी वायरस को रिकॉग्नाइज कर सके या उसके खिलाफ लड़ सके। अमूमन आपके पास प्रोसेस क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी वीक वायरस को, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग खुद ही वायरस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें इन द फॉर्म ऑफ द वैक्सीन, तो क्या वो हमें डिजीज कोज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो आगे पास वैक्सीन के तौर पे इन्फेक्शियस पार्टिकल दे रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो वीकेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं या तो डेड फॉर्म के अंदर होते हैं। अब जैसे ये वीक या डेड पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर जाएंगे तो मेरी बॉडी को लगे कोई वायरस आ चुका है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके आगे पास उससे बचने के लिए आगे पास हिफाजती इकदाम करेंगे, यानी कि एंटीबॉडीज बनाएंगे। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर ओरिजिनल वायरस आने से पहले क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी। और जब कभी आगे पास कोरोना वायरस की हार्ड फॉर्म या स्फीयर फॉर्म आएगी तो मेरे पास पहले से क्या होगी, फौज मौजूद होगी, एंटीबॉडीज मौजूद होगी, जो कि क्या करेगी, उस वायरस को किल कर देगी। तो आगे पास वैक्सीनेशन ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। और वैक्सीन क्या कार्य होती है, हेल्प कार्य होती है इम्यून सिस्टम को, ताकि वो क्या कर सके, हमें रिकॉग्नाइज कर सके या फाइट कर सके किसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।